आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बांकीपुर की बात करेंगे। बांकीपुर से आपको क्या याद आता है? आज बांकीपुर बहुत चर्चा में है क्योंकि यहाँ से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो है वो चुनाव में है और खुद प्रशांत किशोर जो है इस चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार है। लेकिन बांकीपुर का बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा। ये वही बांकीपुर है जहाँ 1912 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस वक्त महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में एक तरह से पदार्पण नहीं हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी इसी बिहार से जो है 1917 में जो चंपारण मूवमेंट चला और वही माना जाता है कि महात्मा गांधी का जो है मास से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया बना, आम लोगों से जुड़ने का, जो चंपारण मूवमेंट है। लेकिन 1912 में तो गांधी जी उस वक्त भारतीय राजनीति में वो सक्रिय थे नहीं। जवाहरलाल नेहरू भी जो है बांकीपुर के अधिवेशन में एक डेलीगेट्स के साथ ज्वाइन किया था। उसी बांकीपुर में आज जो है उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि नितिन नवीन जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए और जो है वो बांकीपुर की सीट से रिजाइन किया। तो वहाँ पे बाईपोल हो रहे। उस बाईपोल, क्योंकि अभी समय बहुत है, अभी थोड़ी दिन पहले जो है आपके जो है बिहार असेंबली का चुनाव हुआ है, तो बांकीपुर सीट खाली हुई है, तो उससे खुद प्रशांत किशोर जो है खड़े हुए। वैसे तो पटना ही जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पटना में अपर कास्ट का वोट अधिक है और अपर कास्ट के मोस्टली जो वोटर होते हैं वो बीजेपी के समर्थक होते हैं। और उसमें से ये बांकीपुर जो पहले किसी ज़माने में वेस्टर्न पटना या सेंट्रल पटना हुआ करता था, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्यों बीजेपी हमेशा जीतती रही है। कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग जो है 60% वोट जो है वो अपर कास्ट का, 60% से भी अधिक, और बाकी वोट जो है माइनॉरिटी, यादव या एससी वगैरह में, दलित, ओबीसी वगैरह में बटा हुआ। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी जो वोटर हैं वो अपर कास्ट के हैं। सबसे ज़्यादा कायस्थ हैं, उसके बाद वैश्य बनिया है, उसके बाद राजपूत भूमिहार वगैरह है। ये बिहार में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो बीजेपी का सपोर्टर रहा है। वो आज से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से ये देखा गया है। इसीलिए बीजेपी को अर्बन पार्टी कहा गया। पहले की बात कर रहे हैं, आज से जो है 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अर्बन एरिया में बीजेपी हमेशा अच्छी करती रही और धीरे धीरे उसने रूरल, खास के 2014 के बाद जो है
उसका असर रूरल एरियाज में भी पड़ने लगा, क्योंकि एससी ओबीसी जो है ये बीजेपी का ज़्यादा वोटर रहा नहीं है, खासकर एससी, और उसमें एसटी भी शामिल कर लीजिए, जहाँ जहाँ एसटी। ये अपर कास्ट की ही पार्टी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ओबीसी को और कुछ हद तक एससी के वोटों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी आज इतनी मजबूत बन गई कि उसने ओबीसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। तो एक ओबीसी का बड़ा तबका जो है वो बीजेपी से जुड़ा। अब पहले अपर कास्ट तो था ही, चाहे वो मतलब ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चाहे वो वैश्य हो, ये समाज तो हमेशा जो है बीजेपी का समर्थक रहा ही। आप देखेंगे दिल्ली में साउथ दिल्ली है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ बीजेपी का असर है। और जहाँ पे एससी एसटी वोट ज़्यादा है वहाँ पे बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि अब उसने जो है ओबीसी को अपनी तरफ और कुछ हद तक एससी एसटी को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई। लेकिन हम बांकीपुर की बात कर रहे हैं कि बांकीपुर भी पटना का सबसे संपन्न इलाका और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं रहते। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये नहीं चाहते कि कोई पढ़ा लिखा उनका कैंडिडेट जीते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक ब्लाइंड सपोर्टर की हम इसी पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो कैसा ही कैंडिडेट खड़ा कर दे, और उसके खिलाफ कोई एक पढ़ा लिखा एक आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर जैसा, उसे वोट देने में हिचकिचाते हैं। नहीं, हम पार्टी को वोट देते हैं या नेशनल लीडर के आधार पे वोट देते हैं। तो फिर उम्मीद ये करना कि भ्रष्टाचार है जी, करप्शन है जी, ये कैंडिडेट अच्छा काम नहीं कर रहा, इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं। काम पे या उसके नाम पे वोट डलेगा, ये भारत की जनता भी उतनी जागरूक हुई नहीं कि वो अपने एमपी एमएलए से सवाल करे, अपने काउंसलर से सवाल करे कि हमने जो चुना उसमें आपकी भूमिका क्या रही, आपने कितना काम किया। और पढ़ाई लिखाई तो एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा। ना उसको कानून की समझ, ना उसको संविधान की समझ। एक मुहूर्त के जाके असेंबली में बैठ जाते। असेंबली कोई बैठने की जगह नहीं, या पार्लियामेंट जो है वहाँ पे राज्य के लिए, देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होती, तो आप क्या आवाज़ उठाएंगे जब आपको जानकारी नहीं, ना आपको संविधान की जानकारी, ना आपको कानून की जानकारी, तो आप ऐसे मुद्दे पे चर्चा में क्या भाग लेंगे। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि उनको उम्मीदवार कैसा, कब ये भारत के लोगों के अंदर ये समझ पैदा होगी कि जाति, वर्ग, भाषा, क्लास से ऊपर उठें और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें
जो पढ़ा लिखा हो, ऑनेस्ट हो, जो आपकी आवाज़ असेंबली में, पार्लियामेंट में उठा सके, न कि ऐसे उम्मीदवार जो पार्लियामेंट में जाके गौतम बुद्ध की तरह बैठे रहें या असेंबली में जाके बैठे रहें और सारी सुविधाएं जो हैं वो जनता के टैक्स के पेयर से उठाएं। इसमें एक चीज़ ये है कि प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि बीजेपी की सबसे मजबूत सीट से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही फैसला। आप मजबूत उम्मीदवार से मजबूत सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो आप और मजबूत होंगे। आपके बीच में, आपकी जनता के बीच में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चुनाव हारना, जी बड़े बड़े लीडर हार गए, इंदिरा गांधी हार गई थी, वाजपेयी हार गए थे चुनाव। चुनाव हार जीत होते रहते, बहुत बड़े बड़े लीडर, मिनिस्टर हार जाते हैं चुनाव में, पार्लियामेंट और असेंबली के। तो हार जीत से नहीं डरना चाहिए। नीतीश कुमार खुद लगातार 3 बार असेंबली का चुनाव हारे, चौथी बार जाके जीते। तो उसके बाद वो राजनीति में उन्होंने एक बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई। अभी तो प्रशांत किशोर ने एक बार भी चुनाव नहीं हारा। अगर वो पहला चुनाव हार भी जाते हैं तो उनकी हार के बाद भी जीत होगी, क्योंकि लोगों के बीच में ये संदेश भी जाएगा कि उनको सीट की लालच नहीं। भाई, हम बीजेपी की सबसे मजबूत सीट पे लड़ रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं। और बीजेपी घबराई हुई है। उसने एक बार कैंडिडेट भी अपने चेंज कर लिए। आज प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन फाइल किया है और आज के बाद ऑफिशियली जो है वो बांकीपुर से जन स्वराज के कैंडिडेट हैं। कोई भी परिवर्तन जो है किसी समाज में या राज्य में या देश में फौरन नहीं आता, उसकी एक भूमिका बनती है। आप जयप्रकाश नारायण की भी देखिए तो वो कोई 1-2 दिन में वो मूवमेंट तैयार नहीं हुआ संपूर्ण क्रांति का। वो धीरे धीरे इंदिरा गांधी या और भी जितने मूवमेंट, इवन के इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट फौरन जो है वो तो क्रांति के जरिए तत्काल परिवर्तन किया जाता है। तो क्रांति वाली ऐसी चीज है नहीं। इसमें जो सामाजिक या राजनीतिक जो बदलाव लाते हैं, इसमें समय लगता है। तो प्रशांत किशोर जीते या हारे, जैसे हमने कहा कि वो हार भी जाते हैं तो उनकी जीत होगी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी पार्टी को एक मजबूत सीट से चुनौती दी है। तो लोगों के बीच में जो है कमजोर आदमी से लड़ने वाले को लोग बहुत ज्यादा नहीं सराहते। कह रही भाई ये तो यहां से जीत गए तो कौन सी बात। मजबूत सीट से आप लड़िए, बेशक हार जाइए। जीत गए तो जायंट किलर और लूज कर गए तो कोई बात नहीं। तो प्रशांत किशोर को उनके साथ अभी समय है, धीरज रखना होगा। और वो खुद बहुत समझदार आदमी है। वो हार जीत से बहुत ज्यादा आदमी को फौरन सेटबैक लगता है, लेकिन उसके आगे उनको परिणाम ले। जन स्वराज पार्टी बिहार में किसी जमाने में कोई नहीं जानता था, आज हर बच्चा बच्चा जान रहा है। ये रिकॉग्निशन ही आपकी कामयाबी है कि लोग आपको जानने लगे, और वो समय लगेगा।
कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो समय लगेगा, वक्त आएगा, उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और इस सीट पे डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि प्रशांत जीते या हारे, जीत गए तो बहुत अच्छा और हार गए तो भी अच्छा। वो नथिंग टू लूज़ वाला जो मुहावरा है वो प्रशांत किशोर के लिए, उनके लिए हारने के लिए कुछ भी नहीं, और जीत गए तो बल्ले बल्ले। तो बहरहाल इस बांकीपुर इलेक्शन पे नज़र रहेगी, और मेरी नहीं कि पूरे देश की नज़र उस बांकीपुर सीट पे है, क्योंकि वो ऐसा अट्रैक्शन बन गया है राष्ट्रीय राजनीति में भी, खास के प्रशांत किशोर के उसमें चुनाव लड़ने से। और नितिन को मेरा बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है कि वो हर कीमत पे वो सीट जीतना चाहेगी, क्योंकि बाई इलेक्शन में देखा गया है जो उपचुनाव होते हैं उसमें रूलिंग पार्टी ही नॉर्मली जीत जाती है, क्योंकि पूरी उसकी सरकार होती है, उसका संगठन होता है, उसके सारी रिसोर्सेज उसके पास होते हैं। लेकिन ऐसी सीट पे उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, वो चुनौती दी है बीजेपी को। तो एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, तो आगे भी इस पे नज़र रहेगी और आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच।